Welcome to the class, my dear students. Now we shall read this poem from an elegy written in a country churchyard, composed by Thomas Gray. थॉमस ग्रे के द्वारा लिखित रचित यह कविता फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। ये कविता एलिजी है, टाइटल इसकी लंबी है, इसी तरह लिखना है आपको। एलिजी है, एलिजी का मतलब आप समझ लीजिए पहले एलिजी होता क्या है। एलिजी मीन्स होता है, एलिजी मीन्स होता है ए लैमेंटिंग सॉन्ग, ए लैमेंटिंग सॉन्ग, एक विलाप भरा गीत होता है जो किसी के मर जाने के उपरांत गाया जाता है या लिखा जाता है, वही एलिजी होता है। ए मॉर्नफुल सॉन्ग होता है या ए लैमेंटिंग सॉन्ग होता, मॉर्नफुल MOURNFUL, मॉर्नफुल सॉन्ग होता है या लैमेंटिंग सॉन्ग होता है जो किसी के मर जाने के उपरांत कविता लिखी जाती है। जितनी भी एलिजीज है उस एलिजीज में से सबसे नंबर 1 की एलिजी है थॉमस ग्रे की लिखी हुई। होता क्या है कि कवि थॉमस ग्रे जो 1716 में जन्म लिए और 1771 में इनका देहावसान हुआ, क्या करते हैं, शाम के समय कब्रिस्तान में जाके बैठे हैं, शाम के समय कब्रिस्तान में जाके बैठे हैं और कब्रिस्तान में बैठकर कब्रों को देख रहे हैं, जो कि शाम के समय का एटमॉस्फियर है, इवनिंग एटमॉस्फियर है, जो कि ग्लूम और मेलांकली से भरा हुआ है। ग्लूम एंड मेलांकली का मतलब होता है दुख और विषाद से भरा हुआ है। मेलांकली दुख, ग्लूम विषाद माने दुख, दुख से भरा हुआ एटमॉस्फियर है। कवि कब्रों को देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं, अब कविता हम पढ़ते हैं और जानते हैं। ये कविता पढ़ने से पहले थोड़ा और जान लेते हैं। ये जो कविता है ये 32 स्टैंजा इसमें है। कितने स्टैंजा है, 32 स्टैंजाज की कविता है। ये 32 स्टैंजाज की है, लेकिन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ने सुविधा को देखते हुए, आपकी सुविधा को देखते हुए केवल 5 स्टैंजाज आपके कोर्स में प्रिस्क्राइब किया है। 5 स्टैंजाज, यह है 32 स्टैंजा का। जो कविता 1745 में लिखना शुरू किया था थॉमस ग्रे ने और 1750 में कंप्लीट हुई थी और 1751 में यह कविता जो है पब्लिश्ड हुई थी। इसको आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब आइए पोएम पढ़ते हैं। अब पोएम पढ़ करके फिर इसका मतलब निकाला जाता है कि कवि क्या कहना चाहता है इस कविता के माध्यम से। देखते हैं कविता। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोइंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली, द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। देखिए पहला स्टैंजा। कवि कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं, शाम के समय उनको सुनाई पड़ता है। क्या चीज सुनाई पड़ता है, द कर्फ्यू टोल्स, गिरजा घर की घंटी बजती है, द टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, दिन की समाप्ति पर गिरजा घर की घंटी बजती है। गिरजा घर की घंटी इसलिए बज रही है जो इस बात का सिंबल है, इस बात का प्रतीक है कि दिन समाप्त हो गया है, सब लोग अपने अपने घर को जाएं, सब लोग अपने अपने घर को जाएं, शाम हो गया है, सब लोग अपने अपने घर को प्रस्थान करें। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, गिरजा घर की घंटी दिन की समाप्ति पर बजती है। पहली ही लाइन में थॉमस ग्रे ने बहुत सुंदर अलंकार फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया है और वह अलंकार है ओनोमाटोपोइया, ध्वनि सूचक अलंकार का प्रयोग किया है। ओनोमाटोपोइया, ONOMATOPOEIA, फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया है, ध्वनि सूचक ध्वन्यात्मक अलंकार का प्रयोग किया है पहली ही लाइन में। गिरजाघर की घंटी बजती है जो दिन के समाप्ति का सूचक है, जो
द नेल ऑफ पार्टिंग डे, डूबते हुए दिन, डूबते हुए सूरज का सिंबल है ये कि सूर्य डूब चुका है, गिरजाघर की घंटी बज रही है, शाम का समय हो चुका है। द लोइंग हर्ड, रंभाते हुए पशु, द लोइंग हर्ड का मतलब होता है पशु। द लोइंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली, ली मीन्स पास्चर, मीडो, घास के मैदान से चर करके, भोजन करके वो अपने घर की तरफ रंभाते हुए सब पशु जा रहे हैं। द लोइंग हर्ड, रंभाते हुए पशु चरागाह से घर की तरफ धीरे 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 अपने अपने घरों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली, धीरे धीरे। द प्लाउमैन होमवर्ड, और जो किसान है वो भी अपने घर की तरफ, प्लॉट्स माने चलता है, किसान भी अपने घर की तरफ चलता है। हिज वेरी वे, अपने थके हुए मार्ग से, माने थके हुए कदमों से, थके हुए कदमों से अपने घर की तरफ चलता है। इसका मतलब यह है कि जो किसान सुबह के समय खेत में काम करने गए थे, गिरजाघर की घंटी बजने पर वो भी अपने थके कदमों से अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। इस लाइन में कवि ने वियरी वे का प्रयोग किया है, और वियरी वे एक अलंकार है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर्ड इपीथेट। क्या कहते हैं? ट्रांसफर्ड इपीथेट। जब किसी चीज को ट्रांसफर कर दिया, दूसरे पर ट्रांसफर कर दिया जाए। जैसे इसमें लिखा वियरी वे, थका हुआ रास्ता, तो रास्ता नहीं थकता है, रास्ते पर चलने वाले लोग थकते हैं। देख वेरी वे, देखिए एग्जाम्पल और देख लीजिए। ये ब्लाइंड स्टिक, क्या लिखा है कि अंधी छड़ी, तो छड़ी थोड़ी अंधी होती है, अंधे लोग होते हैं। ये वेरी वे, थका हुआ मार्ग नहीं होता, इस पर चलने वाले लोग थकते हैं। स्लीपलेस नाइट, बेचैन रात कहीं बेचैन नहीं होती है, जो सोने वाले होते हैं वो बेचैन होते हैं, स्लीपलेस होते हैं। इस तरह इस तीसरी लाइन में ट्रांसफर्ड इपीथेट का प्रयोग थॉमस ग्रे ने किया है। एंड चौथी लाइन देखिए, एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, शाम का समय है, मुझे और संसार, एंड लीव्स द वर्ल्ड, डार्कनेस मेरे पीछे पीछे। क्या आ रही है? शाम के समय अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है। इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, मेरे पीछे भी अंधेरा छूटता जा रहा है, पूरे संसार में अंधेरा छा गया है, लेकिन सब लोग अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं। किसान भी अपने तरफ घर की तरफ जा रहा है, और जो मवेशी हैं, जो चौपाए हैं, जो पशु हैं, ये भी सुबह के समय चरागाह के मैदान में जो गए थे वो भी शाम के समय लौट रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ क्या हूँ? कब्रिस्तान में अकेले बैठा हूँ। पूरा एटमॉस्फियर ग्लूम और मेलांकोली से भरा हुआ एटमॉस्फियर है शाम के समय। अब वो देखते क्या है? वो देख क्या रहे हैं? कब्रिस्तान में बैठकर कब्रों की ओर देख रहे हैं, कब्रों को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कब्र में? देखिए दूसरा स्टैंजा देखिए। बीनीथ दोज rugged elms that yew trees shade, where heaved the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep। अब देखिए क्या देख रहे हैं? beneath those rugged elms, beneath माने नीचे होता, अंडर। beneath those rugged elms, खुरदुरे, एल्म माने होता है एक पेड़ है जिसको चिराबेल का पेड़ कहा जाता है, खुरदुरा पेड़ होता है चिराबेल। दैट यू ट्री शेड, और एक यू पेड़ है, सदाबहारी पेड़ है। तो यू और एल्म पेड़ की छाया के नीचे जो खुरदुरे पेड़ हैं, इनकी कब्र पड़ी हुई है। कब्रिस्तान में जो कब्र है ये पड़ी है कहाँ पर? बीनीथ दोज रग्ड एल्म्स, खुरदुरे एल्म के पेड़ हैं। दैट यू ट्री शेड, और सदाबहारी एक यू पेड़ है, उसकी पेड़ की छाया के नीचे खुरदुरे पेड़ हैं, उसके नीचे पड़े हुए हैं। और क्या है? व्हेयर हीव्ड द टर्फ, जहां पर उनके कब्र के ऊपर, व्हेयर हीव्ड द टर्फ,
हिब्ज माने उभरी हुई है, टर्फ मीन्स घास, मिट्टी युक्त घास, मिट्टी से जड़ी हुई घास ये उभरी हुई है। इन मेनी ए माउल्डिंग हीप, माने मेनी ए माउल्डिंग हीप का मतलब होता है नष्ट होते हुए मिट्टी का जो ढेर है, नष्ट होते हुए मिट्टी के ढेर पर घास जमी हुई है, उभरी हुई है। और वो कब्र कहाँ पड़े हैं? उसी चिराबेल और यू पेड़ की छाया के नीचे पड़े हुए हैं। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड, और वे कब्र जो पड़े हुए लोग हैं पतली पतली कोठरी में, पतली पतली कब्र में लेटे हुए हैं, एवर लेड सदैव के लिए लेटे हुए हैं। द रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप, कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? द रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप, छोटे से गांव के, हैमलेट मीन्स होता छोटा सा गांव, स्मॉल विलेज, छोटे से गांव के जो हमारे सीधे सादे जो हमारे फोर फादर्स हैं, हमारी जो पूर्वज हैं, वो उसी कोठरी में सदैव सदैव के लिए सोए हुए हैं, पतली पतली कोठरियों में सोए हुए हैं। यहाँ कवि क्या कर रहा है? बैठ करके उन कब्रों को देख रहा है और कब्रों की स्थिति को बता रहा है कि कब्र कहाँ हैं। आगे बात समझ में। अब अगला स्टैंजा में क्या बताता है कवि, देखिए कि जितने भी लोग पड़े हैं इनके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता, इनको कोई जगा नहीं सकता, इनको कोई उठा नहीं सकता। अब तीसरे स्टैंजा जानिए। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, द swallow twittering from the straw built shed, the cock's shrill clarion or the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed। देखिए इसमें क्या है? इसमें कवि बताते हैं कि द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, मॉर्न में सुबह, सुबह के समय इंसेंस ब्रीदिंग फूलों से सुगंधित जो हवा बहती है, सुबह के समय फूलों से सुगंधित जो हवा बहती है, ठंडी ठंडी हवा बहती है, जो हमें जगाती है, जो हमें जगाती हैं। द swallow ट्विटरिंग, और जो अबाबिल पक्षी है ये भी चहचहाती है, ट्विटरिंग करती है, ट्विटर करती है, चहचहाती है। फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड, तिनकों से बने हुए अपने घोंसलों में से बैठकर अबाबिल पक्षी भी बोलती है, जो हमें जगाने का काम करती है। द कॉक्स श्रिल, मुर्गों की जो तेज आवाज़ है, श्रिल उनकी जो तेज आवाज़ है, मुर्गे का बांग देना भी हमें सुबह जगाता है। क्लैरियन और द इकोइंग हॉर्न, और जो शिकारी शाम के समय जंगल में अपने शिकारी कुत्तों के साथ गए हुए होते हैं, वो भी सुबह के समय अपनी क्लैरियन को बजाते हैं, अपनी तुरही को बजाते हैं और अपने जो कुत्ते इधर उधर हाउंड्स रहते हैं उनको बुलाने का काम करते हैं। लेकिन चाहे सुबह की ठंडी हवा बहे, चाहे अबाबिल पक्षी बोले, चाहे मुर्गा बोले या शिकारियों के तुरही की आवाज़ बोले जो निकले, नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, लेकिन उनको जो हमारे फोर फादर्स हैं, हमारे रूड फोर फादर्स हैं, इनको इनके साधारण बिस्तर से कोई जगा नहीं सकता, परमानेंट स्लीप से कोई जगा नहीं सकता। हमेशा हमेशा के लिए वे सोए हुए हैं, इनको कोई नहीं जगा सकता, इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। अब चौथे स्टैंजा में कवि ने सलाह दिया है क्या करना चाहिए। देखिए, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्स्क्योर, नॉट ग्रैंडर हियर विथ ए डिस्डेनफुल स्माइल, द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर। देखिए ध्यान से, बहुत सुंदर लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंजा है। चौथा और पांचवा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझिए, लेट नॉट एम्बिशन, इसमें कवि ने पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया है। पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया है कि हे महत्वाकांक्षी लोग, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, उनके उपयोगी कार्यों पर, यूजफुल टॉयल उनके उपयोगी कार्य, उनके उपयोगी परिश्रम पर उपहास नहीं करो।
हे महत्वाकांक्षी लोग, कभी भी उपहास ना करो उनके ऊपर, मौकमिस उपहास करना। क्योंकि देयर होमली जॉयज, उनकी जो खुशियाँ थीं, जो फोर फादर्स हमारे इस कब्र में पड़े हुए हैं, जो हमारे पूर्वज इस कब्र में पड़े हुए हैं, उनकी खुशियाँ क्या थी? बहुत ही होमली जॉयज, बहुत ही साधारण खुशियाँ थीं। एंड डेस्टिनी ऑब्स्क्योर, और उनका भाग्य कभी भी उनका साथ नहीं दिया। उनका भाग्य हमेशा अस्पष्ट था। उनका भाग्य कभी भी साथ नहीं दिया, भाग्य ने उनका साथ कभी नहीं दिया। उनकी खुशियाँ बहुत साधारण थी। इसलिए हे महत्वाकांक्षी लोग, उनके परिश्रम पर, उनके उपयोगी परिश्रम पर कभी उपहास मत करिए। ये बेचारे बहुत सीधे साधे इंसान हैं जो इस कब्र में पड़े हुए हैं। नॉट ग्रैंडर हियर विथ ए डिस्डेनफुल स्माइल, द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर। इसमें भी पर्सनिफिकेशन है। नॉट ग्रैंडर, हे शानदार आदमी, ग्रैंडर में शान होता है, लेकिन यहाँ शानदार आदमी है, इसलिए यहाँ पर पर्सनिफिकेशन है। नॉट ग्रैंडर हियर विथ ए डिस्डेनफुल स्माइल, हे शानदार आदमी, हे शानदार मनुष्य, आप क्या करिए? विथ ए डिस्डेनफुल स्माइल, तुच्छ भावना से कभी भी इनके ऊपर मत हंसिए। तुच्छ भावना से कभी भी इनके ऊपर मत हंसिए। किन कार्यों के लिए? द शॉर्ट, छोटे छोटे, एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर, और साधारण छोटे छोटे कार्य रहे हैं गरीबों के, और गरीबों का छोटा छोटा इतिहास रहा है। छोटे छोटे इतिहास और इनके छोटे छोटे कार्यों के लिए आप कभी जब सुने तो सुन करके इनके कार्यों का उपहास मत करिए। ऐसा थॉमस ग्रे ने बताने की कोशिश की है। ऐसे लोगों को जो शानदार आदमी हैं, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, उन गरीबों पर रहम करने की बात बताया है। अब अगला स्टैंजा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ नसीहत दिए हैं उन्होंने, हमको कुछ मॉरल दिया है, नैतिकता दिया है, क्या करना चाहिए बताया है। क्या? द बोस्ट ऑफ फ्रॉडरी, द पंप ऑफ पावर, एंड ऑल दैट ब्यूटी एंड वेल्थ अवर गेव अवेट्स द इनएविटेबल आवर, द पास ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या है कि हे द बोस्ट ऑफ फ्रॉडरी, इसलिए उच्च खानदान में पैदा होने वाले लोग, उच्च खानदान में पैदा होने का डींग मारने वाले लोग, द बोस्ट ऑफ फ्रॉडरी, उच्च खानदान में, उच्च वंश में पैदा होने वाले लोग जो डींग मारते हैं, द पंप ऑफ पावर, अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अपने पावर का प्रदर्शन करते हैं, द पंप ऑफ पावर, एंड ऑल दैट ब्यूटी, और अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करते हैं, ऑल द वेल्थ एवर गेव, ऑल दैट वेल्थ एवर गेव, और जो धन उनको मिला है, उस धन पर जो घमंड करते हैं, जो धन पर डींग मारते हैं, जो सुंदरता पर डींग मारते हैं, जो अपनी शक्ति पर डींग मारते हैं, और जो अपने उच्च खानदान में जन्म होने का डींग मारते हैं, ये सभी लोग ध्यान से सुन लो, ये सभी लोग ध्यान से सुन लो। अवेट्स अलाइक द इनएविटेबल आवर, इन सब चीज के लिए एक अपरिहार्य समय का इंतजार है। अपरिहार्य समय का मतलब एक ऐसा समय जिसको नहीं टाला जा सकता। मौत का इंतजार है। एक दिन मौत आएगा, उच्च खानदान में जन्म लेने का जो डींग है यह समाप्त हो जाएगा, सुंदरता चली जाएगी, शक्ति चली जाएगी, और तुम्हारा धन भी समाप्त हो जाएगा। मौत के आगे किसी का नहीं चलने वाला। डेथ नोज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द पुअर एंड द रिच, धनी और गरीब के बीच में कोई भेदभाव नहीं जानता। इट मे कम एनीवेयर एनी टाइम, ये कभी भी आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है। नो बडी नोज द फैक्ट टाइम ऑफ डेथ, डेथ का कोई आदमी उसका फैक्ट टाइम नहीं जानता। इसलिए वी शुड नॉट प्राउड ऑफ आवर वेल्थ, वी शुड नॉट प्राउड ऑफ आवर ब्यूटी, वी शुड नॉट प्राउड ऑफ आवर हाई बर्थ, वी शुड नॉट प्राउड ऑफ आवर वेल्थ। हमें अपने धन पर घमंड नहीं करना चाहिए, हमें अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए, हमें अपने उच्च खानदान पर घमंड नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट प्राउड ऑफ आवर पावर, और हमें अपने शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज एक दिन मौत के हवाले हो जाएंगी, मौत के पास चली जाएंगी। कहता क्या है? द पाथ्स ऑफ ग्लोरी, और गरिमा के जितने भी रास्ते हैं, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, ये सारी की सारी गरिमा के जो रास्ते हैं ये कब्र की तरफ चली जाएंगी, सब कब्र में चली जाएंगी। इसलिए हमें कभी भी किसी पर उपहास नहीं करना चाहिए। गरीबों का
गरीबों पर उपहास नहीं करना चाहिए, गरीबों के कार्यों का उपहास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार एक कविता 5 स्टैंजाज में लिखी हुई हमने समझाया है आपको। आई होप ये कविता आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट कविता अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।